मताधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन इस पर पूरी दुनिया की निगाह है। इस समय दुनिया जिस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रही है, उसमें अमेरिका का नेतृत्व कौन संभालेगा, यह हर शख्स के लिए महत्वपूर्ण है, हर देश के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका का यह चुनाव यूं उसके आजादी के बाद 60वां चुनाव है राष्ट्रपति के संदर्भ में। लेकिन इस चुनाव में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, अतीत में कभी अमेरिका में देखने को नहीं मिली। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते हुए भी इस चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को बनाकर नहीं रख पाए। वह स्वयं को फिट बताते रहे, लेकिन उनके समर्थक उनको अनफिट महसूस कर गए। नतीजा यह हुआ कि बीच चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के संदर्भ में अपनी दावेदारी से पीछे हटना पड़ा और उनके स्थान पर वर्तमान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मैदान में उतार दी गई। अब मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच है। अमेरिका के आज़ादी के इतिहास के दौरान महिलाओं की आज़ादी को लेकर जितनी भी बात की गई हो, पर अमेरिका का इतिहास इस बात का गवाह है कि वहां पर कभी महिला को इस लायक नहीं समझा गया जिसे देश की कमान सौंपी जा सके। हेनरी क्लिंटन लगातार प्रयासों के बावजूद भी राष्ट्रपति का चुनाव जीत पाने से नाकाम रहे। चुनाव जीतना तो दूर की बात है, उम्मीदवारी हासिल करने में भी अमेरिका में महिलाओं को पसीने आ जाते हैं। वर्तमान परिस्थितियों पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को हमें किन दृष्टियों से देखना चाहिए, इसके मद्देनजर हम एक खास शख्सियत से आज मिलने जा रहे हैं। हम मिलने जा रहे हैं अशोक सज्जनहार साहब से, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, कई देशों में भारत के राजदूत की भूमिका निभा चुके हैं। जब भी ऐसे नाजुक मसले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में होते हैं, हम अशोक सज्जनहार साहब को याद करते हैं। सज्जनहार साहब हमसे जुड़ चुके हैं, तो सज्जनहार साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, और इस खास मौके पर जुड़ने के लिए आपका आभार भी। बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, बहुत मेरे लिए प्रसन्नता का विषय आपके साथ बातचीत करते हुए आज। तो सर, बातचीत की शुरुआत यहीं से करते हैं कि अमेरिका के इस राष्ट्रपति चुनाव को पूर्व के जो चुनाव होते थे उसी प्रकार का एक चुनाव के तौर पर आप देखते हैं, या इसको कुछ अलग तौर पर भी आप देख पा रहे हैं? और अगर अलग तौर पर देख पा रहे हैं तो वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनसे आपको लगता है इसे अलग तरीके से देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए? जी बहुत धन्यवाद एक बारी और फिर देखिए, आपने पूछा है जो क्या ये इनको ऐसे देखा जाए जो पहले जैसे चुनाव होते रहे हैं। तो देखिए, ये कहा जा रहा है जो ये सबसे जो चुनाव हो रहा है बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल है। जो अमेरिका के इतिहास में जो चुनाव हुआ है उसमें बिल्कुल ही एक अलग प्रकार का ये चुनाव होने वाला है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो देखिए, सबसे बड़ा कारण है जो वहां पर बहुत ही ज्यादा पोलराइजेशन है, बहुत ही ज्यादा ध्रुवीकरण हो गया है अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में। आपने देखा पिछली बारी भी जब 2020 में चुनाव हुआ था तो 6 जनवरी 2021 को उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर ये इस चुनाव को मानने से इनकार कर दिया था। और अभी भी यही हालात हो रहे हैं, जो वो कहते हैं जो अगर वो जीतेंगे तो चुनाव को मानेंगे, अगर वो नहीं जीतेंगे तो फिर चुनाव के वो अपने जो लीगल टीम्स हैं उनको साथ में लगा देंगे। देखिए, पिछली बारी 2020 में जो चुनाव हुआ था वो कहते हैं जो करीब वहां की जो देखिए जनसंख्या तो 300 मिलियन है, 30 करोड़ है, परंतु कहते हैं जो आखिरी चुनाव का निर्णय हुआ था वो करीब 40,000 वोटों से हुआ था। क्योंकि वहां की कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, 7 स्विंग स्टेट्स हैं जो 2020 में भी थी और इस समय भी हैं, बैटल ग्राउंड स्टेट्स उनको कहा जाए। और इस समय कहा जा रहा है जो करीब 100,000 1,00,000 वोट जिस प्रत्याशी के हित में पड़ेंगे उसी के हित में वो चुनाव किया जाएगा। ये तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उनकी वहां हुई, परंतु अगर अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए हिमांशु जी, तो तब भी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पूरी दुनिया में भी बहुत जबरदस्त पोलराइजेशन हो गया है। अमेरिका लड़ाई कर रहा है नेटो के द्वारा, रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, जो पश्चिम एशिया में युद्ध हो रहा है, इसराइल का पहले गाजा में हुआ हमास से, फिर उसके बाद लेबनान के साथ, और फिर अभी ईरान के साथ भी बहुत तनातनी हो रही है। तो वहां पर ये सब जो मसले हो रहे हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी हैं उनके रुख अलग अलग हैं इनके बारे में। तीसरी बात है जो एक कहा जाए अमेरिका और चीन के बीच के जो संबंध है, जो व्यापार के विषय में संबंध है, वो बहुत पिछले कुछ साल से, जब से डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं तब से बहुत ही ज्यादा उसमें द्वेष आ गया है।
और आगे चलते हुए भी ऐसा ही होने वाला है। और देखिए बहुत सारी चीजें गिना सकते हैं, पर मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहता हूं आपको, आपके दर्शकों को। और आखिरी बात मैं ये इसमें कहूंगा अलायंसेस की, जी। क्योंकि एक इसमें जो प्रत्याशी है कमला हैरिस, वो चाहती हैं चाहे नेटो हो, ताइवान हो, साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, जापान हो, कोरिया हो, इनके साथ इनका जो गठजोड़ है, इनका जो सहयोग है, ये बहुत गहरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और हमें मालूम है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो आए थे, वो उन्होंने क्या जो अपनी नीतियां तब अपनाई थी, जो भी ये अलायंसेस थे, इनको तितर बितर कर दिया था। और आखिरी बात मैं बताऊं, जिसे कहा जाता है पर्यावरण, जी। पर्यावरण को कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए। अब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको थ्रेट मानते ही नहीं है। वो कहते हैं ये तो सब मनगढ़ंत बातें हैं, जैसे अब गर्मी हो रही है वैसे ठंडक भी हो जाएगी। तो वो जब आए थे राष्ट्रपति बने 2020 में, 2016 में। 2017 में, तो उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से, क्लाइमेट अकॉर्ड से छीन निकल गए। तो अब नहीं मालूम अगर वो बनकर आते हैं फिर से पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से अगर निकलते हैं, तो देखिए बहुत ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो ये डोमेस्टिकली और ग्लोबली, इंटरनेशनली, जिसके लिए कि ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर हर देश के लिए, क्योंकि आपने जैसे बताया अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे इन्फ्लुएंशियल पावर है, पॉलिटिकल पावर है, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, सब पूरी दुनिया में इसके मिलिट्री अलायंसेस हैं। तो सभी देशों पर इसका असर पड़ता है, कौन वहां पर जीत कर आता वहां है। पर जीतता है। सर साहब, जो बाइडेन राष्ट्रपति होते हुए भी उम्मीदवार नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए, इसके संदर्भ में लगभग लगभग सभी को जानकारी है। पर एक प्रश्न जो मन में कुलबुलाता रहता है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहने के दौरान जिस प्रकार के विवादों में रहे और पिछले चुनाव में जिस प्रकार के आक्षेप उनके ऊपर लगे, इसके बावजूद भी क्या बात है कि रिपब्लिकन पार्टी को डोनाल्ड ट्रंप का कोई विकल्प नहीं मिला। राष्ट्रपति रहते हुए जो बाइडेन के विकल्प को डेमोक्रेट ने ढूंढ लिया और मैदान में उतार भी दिया, पर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी क्या मजबूरी है रिपब्लिकन की या अमेरिका की कि हम उन्हें एक बार फिर प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं? इसकी कुछ मीमांसा आपने की क्या? जी, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, जो क्यों डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी विकल्प वो नहीं निकाल पाए हैं। और देखिए मैं समझता हूं जो 6 जनवरी 2021 को जब हादसा हुआ था, जी। और फिर 21 जनवरी को जो बाइडेन 2021 में आ गए थे, तो तब किसी ने नहीं सोचा होगा अमेरिका में, दुनिया में, जो डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रत्याशी बनकर उभर सकते हैं। जी। और मैं समझता हूं जो, क्योंकि इस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक कारण ये हो सकता है, जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतना दबाव डाला गया डेमोक्रेट्स ने, देखिए कितने ज्यादा उनके विरुद्ध केसेस किए, तो जो उनका जिसे कहा जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत ही सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो फिर उसके पीछे पुशबैक करने लगी। और मेरे विचार से कोई भी ये उनके विकल्प में नहीं उतर पाए। एक कारण देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपको सोचना होगा, जी। ये है जो वाइट पीपल हैं, जो जी। सफेद लोग हैं, जो कोकेशियन उसके नस्ल के लोग हैं, और जो मिडिल क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनके हालात जो है आर्थिक तरीके से वो खराब हुए हैं। और जो और लोग हैं, या तो और वाइट इलीट बन गए हैं, या फिर और जो है इमिग्रेंट्स आ गए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं, उन्होंने इनकी जगह ली है, उनके जो जॉब्स हैं, उनके जो कारोबार है, उनको संभाला है। तो उनमें बहुत बड़ा रोष है। तो उस रोष को ये प्रकट करते हैं, जिसे कहा जाए वो एक इंसर्जेंट है, वो एक रिबेल है, जो भी अन्याय हो रहा है अमेरिका में इनके साथ। इनको तो ये लगता है जो जब अगर ये इलीगल इमिग्रेंट्स आते गए, तो जो ये वाइट लोग हैं, ये कुछ समय में ये इनका मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी, इसमें इस देश में और देशों के और नस्ल के लोग और एथनिसिटी के लोग वो वहां पर आ जाएंगे। तो इसीलिए उनमें बहुत सा ऐसा रोष हो गया है। और कुछ तो ऐसा भी है जो उन्होंने, जब वो 4 साल तक राष्ट्रपति थे,
तो जो उन्होंने आर्थिक नीति अपनाई थी, तो उन आर्थिक नीतियों से बहुत फायदा हुआ है कुछ लोगों को, वो उनका समर्थन करते हैं। और कुछ वहां पर जो इमिग्रेंट्स हैं जो लीगली आ गए हैं, उन्होंने देखा है पिछले 3.5 साल में जो इलीगल इमिग्रेशन कितना बड़ा है, और वो उसके विरुद्ध है। तो इसीलिए देखिए बहुत चीजें हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में है, बहुत चीजें ऐसी हैं जो जो बाइडेन डेमोक्रेट्स की जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध में है, और अगर वो उसके विरुद्ध में है तो वो फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में आ जाते हैं। तो बहुत ऐसे कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं, और सोशल ऐसे सामाजिक कारण हैं जिसकी वजह से इनको डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, एक विषय पर और रोशनी आपसे चाहिए। अमेरिका अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस रूप में प्रस्तुत करता है कि वो मानव अधिकारों का बहुत बड़ा हिमायती है और महिलाओं की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति भी बड़ा चेतनावान समूह है। लेकिन अमेरिका के इतिहास के संदर्भ में आज तक एक महिला अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत पाई। वो जीतने की क्या बात है, उम्मीदवारी ही नहीं मिलती। तो आपसे जानना चाहता हूं कि अब की बार कमला हैरिस जो प्रत्याशी बनने में सफल हो गए एक्सीडेंटली, क्या महिलाओं के संदर्भ में अमेरिका के मतदाताओं की अभी भी वही पुरानी धारणा है कि महिला इस पद के योग्य नहीं होती, या आपको लगता है कि नहीं नहीं अब बदल गया है, मुकाबला बराबरी का है? देखिए, मैं समझता हूं जो पूरे अमेरिका को इसमें नहीं डाल सकते, जो उनकी मान्यता ये है और महिलाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो कुछ महिलाएं हैं और वो तो काफी हद तक कमला हैरिस को सपोर्ट करेंगी। जो इनका रवैया रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, बहुत ही महिलाओं के विरुद्ध उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, तो इसीलिए वो भी उनको उन्होंने पुशबैक किया है। एक उन्होंने अपने जब टर्म में 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस को वहां पर नियुक्त किया था जो कि कंजर्वेटिव्स थे, और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहले से चला आ रहा है जिसे कहा जाता है रो वर्सेस वेड एबॉर्शन राइट्स, तो जो भाई सभी जो महिलाएं हैं उनको अपने शरीर पर अपना अधिकार है, और जब वो अगर एबॉर्शन कराना चाहती हैं किसी कारणवश तो वो करवा सकती हैं। परंतु इन्होंने ये वाले सब अधिकार जो थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकदम उलट दिया है। तो इस वजह से भी जो महिलाएं हैं वो कमला हैरिस के साथ हैं। परंतु फिर भी आपका कहना बिल्कुल ठीक है, अभी भी वहां पर मिसोजिनिस्टिक टेंडेंसीज हैं अमेरिका में, और मेरे विचार से ये इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो वहां तो प्रत्याशी ही नहीं बन पाती हैं महिलाएं, वो चुनाव जीतने की बात तो अलग है। हिलरी क्लिंटन बनी प्रत्याशी, और उनको अब देखिए उस समय 2016 में उनको पॉपुलर वोट्स तो मिल गए ज्यादा, परंतु उनका एक बहुत ही लॉपसाइडेड, टॉपसी टर्वी उनका इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स का, और उसमें वो हार गई उनसे, डोनाल्ड ट्रंप से। तो मतलब अब हालात ये हैं जो अभी तक प्रत्याशी ही नहीं बन पाई है, और एक बार प्रत्याशी बनी तो वो फिर जीत नहीं पाई है। तो उसका इतिहास अगर देखा जाए तो महिला के अधिकारों, मानव अधिकारों को लेकर अमेरिका का इतिहास को इतना रोशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात और बताएं, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में अरसे से व्लादिमीर पुतिन का हाथ होने की भी बड़ी टिप्पणियां आती हैं, वो आधिकारिक रूप से भी आती हैं। तो इस बार व्लादिमीर पुतिन का हाथ किसके साथ, इसके संदर्भ में सज्जनर साहब आपका कोई आकलन? क्या डोनाल्ड ट्रंप को देखना चाहेंगे या कमला हैरिस को देखना चाहेंगे? वो ट्रंप कई बार कहते हैं मैं राष्ट्रपति बना अगले दिन खत्म हो जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध। इस पर आपकी कोई दृष्टि? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे तो तब डेमोक्रेट्स ने कहा था जो ये तो इन्होंने रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने इन्फ्लुएंस किया है इस इलेक्शन को। असल में वो जीते नहीं है, परंतु उनको उन्होंने इंटरफियरेंस किया है और इसलिए वो जीत आई है उनकी। और अभी भी है, वो कहते हैं चीन का इन्फ्लुएंस रहता है, रूस का इन्फ्लुएंस रहता है। ये तो कहा जाता है जो राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के जो संबंध है वो बहुत ही संबंध ऐसे हैं जो कुछ चीजें तो पर्दे के पार हैं, लोगों को मालूम नहीं है, जो क्यों राष्ट्रपति पुतिन का शायद इनके ऊपर एक कोई ऐसी उनको बातें मालूम है, ऐसे कुछ हालात मालूम है जो वो उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, इसीलिए
वो राष्ट्रपति पुतिन के विरुद्ध कभी कुछ नहीं बोलते, और फिर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ऑटोक्रेट्स और डिक्टेटोरियल रिजीम्स में उनको ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं, जैसे ये राष्ट्रपति पुतिन हुए या फिर किम जोंग उन हुए नॉर्थ कोरिया के, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी नॉर्थ कोरिया के मसले को हल करने के लिए। तो इस समय तो उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति पुतिन ने, ये कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो वो कहते हैं, जो वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु मेरा विचार नहीं है ऐसा, क्योंकि कमला हैरिस अगर आती हैं तो वो ज्यादातर जो बाइडेन की पॉलिसीज को आगे लेकर जाएंगी, और जो बाइडेन की पॉलिसीज हैं, चाहे यूरोप में हो, नेटो को सशक्त करना हो, इनको यूक्रेन को और सहायता देनी हो, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बिल्कुल ही राष्ट्रपति पुतिन के साथ कुछ ना कुछ तालमेल मिलाकर सहयोग करके अपने जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उनको हल करने का वो प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, कमला हैरिस जो बाइडेन के साथ में काम कर रही हैं, ये जो बाइडेन के उत्तराधिकारी के तौर पर उम्मीदवारी मिलना कमला हैरिस की संभावनाओं को बेहतर करता है या बदतर करता है? जनार्दन, क्या कहते हैं आप? ये 4 साल का जो कार्यकाल रहा है जो बाइडेन का, इसके चलते कमला हैरिस को एक लोकप्रियता मिल रही है, या आपका आकलन है कि यही असल परेशानी है, नहीं तो कमला हैरिस की स्थिति बहुत बेहतर होती? देखिए, मेरे विचार से जिस प्रकार से कमला हैरिस ने अपने को एक्विट किया है पिछले 3.5-4 साल में, जब से वो उपराष्ट्रपति बनी है, 21 जनवरी को उन्होंने इसका पदभार संभाला, तो उनका जो कार्यकाल में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है वो कोई इतना ज्यादा स्वर्णिम नहीं रहा है, कोई इतना गरिमामय नहीं रहा है, क्योंकि एक तो देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है उसको कोई इतनी ज्यादा प्रोफाइल नहीं दिया जाता है, इतनी ज्यादा बड़ी ड्यूटीज नहीं दी जाती है, परंतु एक अगर उनको कार्यभार संभालने को कहा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो था जो आप इमिग्रेशन को सदर्न बॉर्डर से थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करिए, और उसमें वो बिल्कुल विफल रही है। मेरे विचार से जो एक सबसे ज्यादा विफल पॉलिसी अगर जो बाइडेन की देखी जाए तो वो है इमिग्रेशन के ऊपर, और वो इमिग्रेशन में उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत हद तक आ गए हैं, जिससे कि जो और बाहर के इमिग्रेंट्स हैं, चाहे इंडियन अमेरिकन हो, अरब अमेरिकन हो, और देशों के लैटिनोज हो, हिस्पैनिक्स हो, वहां के जो देश के जो लोग हैं यहां पर पहले आए हैं और स्थित हो गए हैं और लीगली रह रहे हैं, वो जब देखते हैं जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स वहां से आ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत दिक्कत होती है, और वो भी फिर डेमोक्रेट्स और कमला हैरिस के विरुद्ध वो खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं जो उनको एक बहुत जबरदस्त बम्प मिला था जुलाई में, क्योंकि ये कहा जाता था जो बाइडेन की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और वो इतने स्टेबल नहीं है और ठीक सोच नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कार्यभार संभालने में उनको दिक्कत होगी। अब जब हम बात करते हैं तो वही एज डिफरेंस हिमांशु जी इनके बीच में हो गया है, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप है 78 साल के, कमला हैरिस है 59 साल की, अभी अभी 60वां उनका वर्षगांठ उनकी सेलिब्रेट की गई है, तो मतलब शी हैज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर डोनाल्ड ट्रंप। तो एज वाइज एज फैक्टर तो उनके फेवर में आ गया, पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके फेवर में आ गई, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी, हिमांशु जी ने यह सोचा जो अगर हम जुलाई में किसी और को लाने का प्रयास करेंगे तो हमारे अपने में इतने ज्यादा अनबन हो जाएगी, इतनी ज्यादा हमारे डिसेंशंस हो जाएंगे, जो हम डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छा चैलेंज, अच्छी फाइट नहीं दे पाएंगे। सो शी वाज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट जिसके अराउंड सारे डेमोक्रेट्स आए, बट देन आई थिंक शी हैज नॉट बीन एबल टू अपना जो पर्सोना है, अपना जो प्रोफाइल है, उसको अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाई है पॉलिसीज में। उनकी पॉलिसीज मिडिल ईस्ट में क्या होगी, चाइना के विरुद्ध क्या होगी, क्वाड पर उनका क्या वो स्टैंड है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या स्टैंड है, उसमें वो अपने को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई है। अच्छा, एक बात बताइए, जब जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में मुकाबला चल रहा था तो सर्वे रिपोर्ट्स ये बताती थी कि डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे,
फिर कमला हैरिस का आना हुआ जो बाइडेन की विफलता के चलते, तो अचानक रिपोर्ट आने लगी कि ट्रंप तो बहुत पिछड़ गए हैं, कमला हैरिस बहुत आगे हैं। ये 3 महीने में क्या हुआ? सर्वे एजेंसियां मैनेज हो गई इसलिए खबरें ऐसी आ रही हैं या कुछ और हो गया? लोग बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े आदमी है। तो आपसे जानना ये चाहता हूं, ये जो सर्वे आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, उन पर हम अपने देश जैसा ही संदेह रखें या भरोसा कर लें? जी देखिए, कुछ ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसे वाकया होते हैं जी जो जब ये इलेक्शन होता है। अब देखिए, हम अक्टूबर के अंत में, नवंबर के शुरू, आज 4 नवंबर का दिन है और कल इलेक्शन होना है, कल वहां पर पोलिंग होनी है। परंतु जुलाई में जब ये अंतर हुआ, जी जो बाइडेन से कमला हैरिस को जब चुना गया, जो बाइडेन ने उनको सपोर्ट किया, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सभी पहले जो बड़े दिग्गज नेता थे जो कि चैलेंजर हो सकते थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया जो कमला हैरिस हमारी कैंडिडेट होंगी जो डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध। तो तब देखिए उनको बहुत सपोर्ट मिला और उनको वो सारी जो नेगेटिविटी थी जो बाइडेन की, जो उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, वो ठीक सोच नहीं सकते हैं, चलते हुए भी उनको दिक्कत होती है, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो बहुत क्वेश्चनेबल है। तो ये सब उनके लिए था, ये सब चीजें हैरिस पर अप्लाई नहीं करती। तो ये उनके लिए बहुत एक उनको बम्प मिला, उनको बाउंस मिला। उसके बाद डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, देखिए जब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन या कोई भी कन्वेंशन होता है, रिपब्लिकन कन्वेंशन उससे पहले हो, तो जो बम्प मिलना था डोनाल्ड ट्रंप को, एक उस वजह से मिला, एक उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, तो उससे उनको भी सिंपैथी वोट मिले, तब उनको बम्प मिला। परंतु जब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हुआ तो तब उनको बहुत काफी मूवमेंट मिली, काफी मोमेंटम मिला। परंतु उसको आगे ले जाते हुए अपने को अगर कमला हैरिस डिस्टिंग्विश कर पाती अपनी पॉलिसीज से या अपने बिहेवियर से या अपनी जो उनके रैलीज रही हैं उसमें जो वो बोलती हैं, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई हैं। और जिसे कहा जाए ये डोनाल्ड ट्रंप, वो तो एक आइकोनोक्लास्ट है, वो तो आप पर्सनल अटैक्स करते हैं उनके ऊपर, कमला हैरिस के ऊपर। वो महिला हैं जो कभी कहते हैं भारतीय महिला हैं, कभी वो कहते हैं ब्लैक वो बनाने चाहती है। तो देखिए जो भी उनका पर्सोना है उसमें वो डिविजन्स लाने का प्रयास करते हैं और कुछ हद तक वो उसमें सफल भी हो रहे हैं। एक बात बताइए सर, एक बात वहां के संदर्भ में आती है ब्लैक एंड व्हाइट की। चुनाव की दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण है अब? क्योंकि वहां पर इतने लोगों का आना जाना चलता रहता है। एक समय व्हाइट वहां पर डोमिनेट करते थे। बराक ओबामा की जीत ने दृष्टिकोण को बदलने के लिए मजबूर किया। तो अब वहां की सियासत में आपका आकलन क्या है? क्या व्हाइट होना राजनीति में सफलता के लिए ज्यादा मुफीद है या ब्लैक होना आपको ज्यादा समर्थन जुटा देता है? देखिए, ब्लैक एक सर्टन कम्युनिटी है और ब्लैक अमेरिकन जो कि आई थिंक अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, नंबर के हिसाब से देखा जाए तो इट विल बी नंबर 2 आफ्टर दी लेटिनोज एंड हिस्पैनिक्स। उसके बाद नंबर 2 वो उनका आएगा। तो जो वहां पर व्हाइट्स हैं, अब व्हाइट्स को भी आप एक होमोजेनियस एंटिटी नहीं देख सकते हैं हिमांशु जी। व्हाइट्स में एक इलीट्स भी है, एक वर्किंग क्लास भी है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा था रस्ट बेल्ट जो भी है, जो मिडिल एरियाज हैं, एक तो आप वेस्ट कोस्ट को हटा दीजिएगा, ईस्ट कोस्ट को हटा दीजिएगा, जो उसका अमेरिका का बॉडी है, वहां से वो कहते हैं जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी जॉब्स है, वो वहां की अमेरिका की पहले की नीतियों ने सारे जॉब्स चीन में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेसनेस है। तो वो सब डोनाल्ड ट्रंप के साथ में आ गए। तो जो वर्किंग क्लास है, जो पहले भी मैं बता रहा था, जो वर्किंग क्लास ने इसका बहुत, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है और जो अमेरिका ने तरक्की की है, उसकी आर्थिक स्थिति कहते हैं बड़ी अच्छी है। अगर आप इकोनॉमिस्ट देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, वो कहे बहुत अच्छी इनकी आर्थिक स्थिति है। परंतु उसका जो फायदा है वो लोअर क्लास व्हाइट मिडिल क्लास को नहीं मिल रहा है। सो वो जो है वो इनके ट्रंप के सपोर्टर्स हो गए हैं। देखिए, पहले डेमोक्रेट्स को वर्किंग क्लास का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था,
जी। आजकल हालात ये हो गए हैं, जो डेमोक्रेट्स को वाइट एलीट का रिप्रेजेंटेटिव माना जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को वर्किंग क्लास का, जो कि डिस्पोजेस्ड है, जो कि जिन्होंने देखा है जो ग्लोबलाइजेशन से हमारे जॉब्स छिने हैं, हमारे पास कुछ फायदा नहीं हुआ है। इसमें अगर देखा जाए, ब्लैक्स का देखा जाए, तो उनकी जो तादाद है वो कम है, परंतु उसमें भी मैंने कहा उसको भी एक आप मोनोलिथिक नहीं देख सकते हैं, जी। क्योंकि वो वाले ब्लैक्स जो वहां पर आ गए हैं, वहां पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, जब वो देखते हैं जो और ब्लैक्स आ रहे हैं ऐसे इलीगल तरीके से, जब लैटिनोस देखते हैं जो ऐसे आ गए हैं, तो इसमें हमको ये देखना होगा दैट क्लास डिफरेंसेस, हिमांशु जी, बिकम मच मोर इंपॉर्टेंट देन एथनिक डिफरेंसेस और देन इवन जेंडर क्लासिफिकेशन। मतलब कुल मिला के लोगों के असंतोष को हवा देने में डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा सफल रहते हैं और ये एहसास कराने में सफल रहते हैं, मैं आऊंगा तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान लेकर आऊंगा। लेकिन हम भारत में बैठ के अमेरिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं सज्जन साहब, तो भारत में पढ़ने वाले विषय पर अगर बात नहीं करेंगे तो बातचीत अधूरी रह जाएगी। हम बड़े द्वंद्व के शिकार हैं। द्वंद्व के शिकार ये हैं कि इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हाउडी मोदी से लेके नमस्ते ट्रंप से लगता है कि सबसे नजदीक का संबंध तो इसी से है हमारा। और जब हम डेमोक्रेट उम्मीदवार के संदर्भ में नाम पढ़ते हैं तो कमला हैरिस, तो कमला के साथ तो ऐसा लगता है हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा, किसकी नीतियां भारत के हितों के लिहाज से हम ज्यादा अनुकूल पाते हैं? आपका इतना लंबा तजुर्बा है, थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। कमला पे मोहित हो जाएं या ट्रंप के साथ अपने आप को जोड़ जाएं, कुछ राह सुझाएं। जी देखिए, आप बहुत धन्यवाद। ये बहुत आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको हमको यकीनन विचार करना चाहिए। देखिए, मैं ये कहूंगा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना, दैट इंडिया टुडे इज इन अ स्वीट स्पॉट। जी। तो इनकी पॉलिसीज, नीतियां अगर कमला हैरिस आती हैं थोड़ी अलग होंगी, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं थोड़ी अलग होंगी और विषयों पर, और वो मैं उस पर थोड़ा सा बात करता हूं जी। परंतु भारत और अमेरिका के संबंध ऐसे हैं, जो कोई भी आए तो हमारे संबंध और आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे और परस्पर हमारा सहयोग ज्यादा गहरा होता जाएगा, वो गूढ़ होता जाएगा। और मैं बहुत जल्दी आपको आपके श्रोताओं को, सुनने वालों को, देखने वालों को ये बता दूं। देखिए, 2000 मार्च में जब बिल क्लिंटन यहां पर आए थे, डेमोक्रेट प्रेसिडेंट थे, तब से मैं समझता हूं जो पिछले 25 साल हमारे जो संबंध हैं वो ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं। बिल क्लिंटन के बाद जनवरी 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, वो रिपब्लिकन थे, 8 साल तक वो रहे। उसके बाद 2009 जनवरी में बराक ओबामा आए, वो डेमोक्रेट थे, 8 साल वो रहे। उसके बाद 2017 जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप आए, वो रिपब्लिकन, 4 साल, और अब जो बाइडेन 2021 में 4 साल। कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, हमारे संबंध अमेरिका के साथ तेज अग्रसर, आगे बढ़ते, ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं। ये अलग बात है जो जब 2010 से लेकर 2014 तक एक शिथिलता आ गई थी हमारे संबंधों में, जब प्रधानमंत्री मोदी आए 2014 में, तो एक जो हमने छलांग लगाई अपने संबंधों को आगे ले जाने में, वो बहुत तेजी से लगाई। एक मैं उदाहरण देखिए आपको दूंगा, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2017 में, उन्होंने बहुत सारी राष्ट्रपति ओबामा की नीतियों को ध्वस्त कर दिया। चाहे वो देखिए जिसे कहा जाता है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट, बहुत बड़ा ये ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने किया था बराक ओबामा ने चीन के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, उसको उन्होंने, उससे वो निकल गए। उसके बाद पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, बहुत महत्वपूर्ण अकॉर्ड था, 2015 में हुआ था, उससे वो निकल गए। ईरान के साथ JCPOA न्यूक्लियर डील की थी, उससे निकल गए। परंतु एक चीज थी जिसके ऊपर वो अग्रसर रहे, वो था भारत के साथ संबंध। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी राष्ट्रपति वहां पर आएगा, भारत के साथ संबंध और गहरे होंगे। अगर हम देखते हैं जो उनमें अलग अलग क्या नीतियां होंगी, तो मैं 2 चीजों पर ध्यान दे सकता हूं, और भी बहुत बातें हैं। एक तो हमने देखा है, जो जब राष्ट्रपति ट्रंप आए थे तो उनका फोकस अर्थव्यवस्था, व्यापार, ट्रेड पर ज्यादा था। वो हार्ले डेविडसन पर अपना कहते रहे, जो हार्ले डेविडसन की ड्यूटी को कम करिए, 100% से हमने 50% कर दी,
फिर भी वो शांत नहीं हुए, फिर भी वो उनको नहीं लगा जो भाई ठीक हुआ है। उसके बाद भारत के ऊपर उन्होंने पेनल्टी ड्यूटीज लगा दी। भारत के एक्सपोर्ट एल्यूमिनियम का था, स्टील का था, उसके ऊपर 10% ड्यूटी लगा दी। हमारे जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में कुछ वो होते हैं आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं करीब 6 बिलियन के, उसको उन्होंने जीएसपी से हटा दिया। तो ऐसी ट्रेड पर उन्होंने चीजें की। परंतु एक बात इसमें यह भी ध्यान रखनी पड़ेगी, जब जो बाइडेन बनकर आए राष्ट्रपति, तो ये नहीं कि उन्होंने इन सबको रिवोक कर नकार दिया, इनको रिवर्स कर दिया, उनके साथ वो चलते रहे। हमने कहा उनसे जो जीएसपी को आप बहाल करिए और जो पेनल्टी टैरिफ्स हैं उनको करिए, पर वो हुआ नहीं। तो अब अगर जो ये डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो वो तो कहा है उन्होंने दैट इंडिया इज टैरिफ किंग, तो इंडिया के ऊपर वो टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ अगर लगाएंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स पर, हमारे निर्यात पर इसका बुरा असर पड़ेगा, और वो फिर हमारी अर्थव्यवस्था पर, जो हम इतनी तेजी से 7-8% पर हम ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा है जो वो चीन के ऊपर 60% लगाएंगे। तो अब देखना पड़ेगा जो वो ये मतलब एज ए कैंडिडेट वो बोल रहे हैं, या फिर जब अगर चुनकर आए जाते हैं तो उसके बाद उनका क्या होता है। जहां तक कमला हैरिस का है हिमांशु जी बात, तो उनका तो ज्यादा वो लेफ्ट लीनिंग, लिबरल, प्रोग्रेसिव वगैरह वगैरह उसके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान है। परंतु वो कहेंगी जो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटीज, इसके बारे में वो थोड़ा इधर उधर कहें। परंतु मेरे विचार से नीतियों पर, पॉलिसीज पर जो है, हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है, क्वाड है, सेमीकंडक्टर है, टेक्नोलॉजी है, एआई है। सर, कमला हैरिस के संदर्भ में और डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में दरअसल भारतीयों की दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आज भी बड़ी संख्या में ऐसे युवा हमारे बीच में होते हैं जो पढ़ने के लिए अमेरिका जाने का सपना देखते हैं, और उस सपने में एड ऑन ये करते हैं कि उसके बाद उन्हें नौकरी भी मिल जाए और वहाँ नौकरी करने के लिए अनुकूलता भी आ जाए। इस सपने के संदर्भ में ज़्यादा बड़ा अवरोध कौन रहने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? थोड़ा इसे समझाइए ना सज्जन साहब। जी देखिए, इमिग्रेशन तो जैसे हम बात कर रहे थे बहुत ही बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है जी, और यहाँ तक तो ये कहा गया था जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मेरे विचार से डेमोक्रेट्स ने ही ये बातें कही होंगी, थोड़ी बहुत ही अफवाहें भी हैं, जो अगर वो आ जाते हैं तो वो जो लीगल एंट्रेंट्स हैं उनके विरुद्ध भी वो एक्शन लेंगे, उनको भी बाहर भेजेंगे, उनको भी वापस भेजेंगे। पर देखिए, जिसे कहा जाता है अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, वो जो बना है वो बाहर से आए हुए लोगों को द्वारा बना है। और जहां तक भारतीय लोग वहां पर हैं, उन्होंने अपना वहां पर बहुत अच्छा स्थान बनाया है। करीब एक अब ये 5 मिलियन वहां पर है, 50 लाख के आसपास हमारे भारतीय भारतीय मूल के नागरिक हैं जो कि वहां पर उन्होंने अपनी सिटीजन ली हुई है, अमेरिका में सिटीजन ली हुई है। और इसमें अगर कहा जाए करीब पहले कहा जाता था 70-75% वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, करीब 20-25%, 30% रिपब्लिकन्स को। परंतु अब मेरे विचार से थोड़ा सा बदलाव हो गया है, करीब 60% डेमोक्रेट्स को है और करीब 40% रिपब्लिकन्स को है। और इसके बारे में भी अगर आप बात करना चाहें तो यकीनन बात कर सकते हैं। परंतु अगर हम देखें लीगल इमिग्रेशन के बारे में, तो वो फिर मेरे विचार से दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनको चाहिए। इन्होंने राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है जो वो लीगली जो आना चाहते हैं, जो बड़े अच्छे ट्रेंड हैं, बहुत वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अमेरिका की इकोनॉमी को, अमेरिका जो साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह में, क्योंकि उनको मालूम है जो भारत में तो ये नॉलेज पूल बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। तो अगर वहां से भारत से ऐसे लोग आना चाहते हैं, वहां पर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए रास्ते में कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और कमला हैरिस का भी यही कहना है, जो वो इमिग्रेंट्स को जो लीगली आना चाहते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा है, मसला है, वो है इलीगल इमिग्रेंट्स से जी। और इसीलिए वो चाहते हैं, अगर अब भारत से हमने देखा है काफी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पर जाने लगे हैं, परंतु अगर कोई उनकी नेशनैलिटी
ये प्रूव हो जाती है जो भारतीय नागरिक हैं, तो हम उनको वापस ले लेते हैं। अभी हमने हाल में देखा है जो काफी ऐसी फ्लाइट्स वापस लेकर आए हैं जिसमें कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो जाना चाहते थे उनको वापस भेजा गया है। तो मैं समझता हूं हमारे लिए कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि थोड़ा लिबरल एटीट्यूड डेमोक्रेट्स का जरूर रहेगा और रिपब्लिकन्स का, डोनाल्ड ट्रंप का, अगर वो आते हैं तो थोड़ा सा अंकुश उनकी तरफ से बनेगा। जैसे हमारे जो पहले H1B वीजास पर जो लोग गए थे उनके परिवार सदस्यों को काम करने पर उन्होंने मनाही कर दी थी, रोक लगा दी थी, और फिर जब जो बाइडेन आए तो उनको फिर अनुमति दी गई। तो ऐसे जो केसेस हैं उसमें मैं समझता हूं थोड़ा डेमोक्रेट्स ज्यादा वो करेंगे, ज्यादा सपोर्ट करेंगे। इन एनी केस जो लीगल इमिग्रेशन होता है हिमांशु जी वहां पर अमेरिका में, उसमें भारतीयों का जो परसेंटेज है वो हमेशा बहुत अधिक रहता है, काफी अधिक रहता है। हमने वर्तमान चुनाव के संदर्भ में काफी बातचीत कर ली, वो आखिरी दौर की बातचीत पे आना चाहता हूं सज्जनर साहब। थोड़ा अतीत के पन्नों को पलटना चाहता हूं, कुछ जिज्ञासाएं हैं उनको आपके बीच रखना चाहता हूं। हम भारतीय परिवेश में रहते हैं, यहाँ पर व्यक्ति 70 साल, 80 साल, 90 साल में भी चुनाव लड़ता है, अपने आप को राजनीति में सक्रिय बनाए रखता है। पर अमेरिका में जो सफल राष्ट्रपति भी दिखते हैं, जिनकी लोकप्रियता देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देती है, वो तो भरी जवानी में बेरोजगार टाइप के दिखाई देते हैं। बिल क्लिंटन अपने समय के स्मार्टेस्ट प्रेसिडेंट कहलाते थे, वो बड़े समय रहते रिटायर टाइप के दिखाई देने लगे। ये ओबामा की तो उम्र रिटायरमेंट की भी नहीं हुई थी तो भी रिटायर हो गए। थोड़ा इस पर दृष्टि दीजिए ना, ये लोग फिर करते क्या हैं? 8 साल राष्ट्रपति रह लिए, इसके बाद में क्या कुछ काम धंधा वंदा कुछ रहता है इनका, क्या करते हैं? ये जिज्ञासा जहन में आती है, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। जी जी जी, नहीं इनके बहुत काम रहता है। ये देखिए सब अपनी, जिसे कहा जाता है, लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश कर लेते हैं जी, और बहुत फंडिंग इनको मिलती है, बहुत सपोर्ट इनको मिलता है। और जब ये जाते हैं टू गिव टॉक्स और गिव लेक्चर्स, तो इसलिए उनके जब वो जाते हैं लेक्चर्स के लिए जी, तो उनको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मिलते हैं, यू नो, जस्ट फॉर अ पब्लिक अपीयरेंस और यू नो शेयर। जैसे इवन दोज जो राष्ट्रपति नहीं भी बने हो, जैसे एल गोर, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना वो काम किया। तो जहां वो जाते थे उसमें बहुत उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है, सब जगह से इनविटेशंस आते हैं। आई थिंक देन दे गेट दैट बेनिफिट, जो वो करना चाहते हैं उसको वो करने में समर्थ होते हैं। क्योंकि अगर कोई आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास कोई जॉब है, आपके पास कोई ड्यूटी है, तो 24/7 आप उसी में लगे रहते हैं, उसी में मशगूल रहते हैं। परंतु अगर आप उससे हट जाते हैं, और अब तो ये वाले बराक ओबामा हुए, बिल क्लिंटन हुए, ये तो बड़ी कम उम्र में ये बाहर आ गए हैं। आजकल तो देखिए हिमांशु जी, वहां पर वेस्ट में रिवाज भी यही है, जो अगर आपने अच्छे पैसे कमा लिए हैं जी, तो आप 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में आप जो भी फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फॉर्मल काम है, चाहे बिजनेस है या कुछ और है, उसमें से आप अपने को अलग कर लेते हैं एंड यू एंजॉय लाइफ। सो ज्ञान बांटने का काम कीजिए। जी बिल्कुल, तो वही ये करते हैं। और मेरे विचार से कभी उनको ऐसा बोर होने का, बोरियत का मेरे ख्याल से कभी एहसास नहीं होता है। पर एक कौतूहल मेरे जहन में है जी, बराक ओबामा बड़ा लोकप्रिय नाम रहा, बिल क्लिंटन बड़ा लोकप्रिय नाम रहा, ये सारे लोग कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनाने के लिए जोर लगाए हुए हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कि ट्रंप ही आ रहे हैं। ये सारे मिलकर भी ट्रंप का निपटारा क्यों नहीं कर पाते? केस भी इतने लगा दिए, कानूनी लड़ाइयों में भी इतना उलझा दिए, बड़े बड़े नाम भी खिलाफत में हैं, फिर भी ट्रंप बने हुए हैं। इस ट्रंप की शख्सियत पर आपका कोई अपना आकलन है क्या? क्या है ऐसा जो ये व्यक्ति खत्म नहीं हो रहा? जी, मैं समझता हूं जिसे वो कहा जाता है ना आइकोनोक्लास्ट, जो भी एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, एक्सेप्टेड रूल्स हैं, उन सबको तोड़ने वाला वो है। और एक जो लोगों के, दोज हु आर डिस्पोजेस्ड, जो इतना ज्यादा अच्छा का नहीं कर पाए हैं, फायदा नहीं उठा पाए हैं जो ये ग्लोबलाइजेशन का, उसमें उसका जो फायदा उठाने नहीं उठा पाए हैं, उसकी रग को ट्रंप ने पहचाना है, उस रग को उसने दबाया है, और वो सब
उसके सपोर्ट में आए हैं। और हर देखिए डेमोग्राफी में, हर एथनिसिटी में, हर जेंडर में उसने अपने लिए बहुत जगह बनाई है। उसने देखा है जो कहां पर उसको जरूरत पड़ती है, चाहे वो हिस्पैनिक्स में हो। आपने अभी ये सुना होगा प्यूर्टो रिकन्स के विरुद्ध उन्होंने जो बात कही है। अब प्यूर्टो रिकन्स तो ज्यादातर डेमोक्रेट्स ही होते हैं, तो उसको उसके विरुद्ध अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनको कुछ वो नहीं होने वाला। क्यूबन्स जो हैं वो रिपब्लिकन्स के समर्थन में बोलते हैं। तो मेरे विचार से बहुत टैक्टिकली वो अपना काम कर रहे हैं। और आपने ठीक कहा, ये सभी लोग जुटे हुए हैं। परंतु इन्होंने जो, एक तो देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, एक जो इन्होंने नीतियां अपनाई हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, सब कह रहे हैं अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी है, बहुत रिसेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 25, 26, 27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और वहां पर 2% ग्रोथ है, तो बड़ा अच्छा ग्रोथ है। परंतु वो ग्रोथ जो है वो इन लोगों के पास नहीं आ रहा है, इन लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहा है। तो ये सब लोग जो हैं ये ट्रंप के साथ हैं, चाहे वो अब जो उनकी इकोनॉमी है, इमिग्रेशन है, ये सब ऐसे मुद्दे हैं। और वो जो चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ या फिर एबॉर्शन राइट्स हुए, उसके ऊपर तो बिल्कुल ही पोलराइज सोसाइटी है, डिवाइडेड सोसाइटी है। उतने ही लोग ट्रंप के पास हैं, उतने ही लोग डेमोक्रेट्स के पास हैं। अच्छा, तो एक आखिरी वो मुद्दे पर आना चाहता हूं सज्जन साहब। एक और संविधान संशोधन की संभावना आप देखते हैं क्या ट्रंप के साथ? अमेरिका जब एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया और जॉर्ज वॉशिंगटन ने राष्ट्रपति का पद संभाला, तो बताते हैं कि 2 कार्यकाल के बाद उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ दिया, और वो एक परंपरा का स्वरूप लिया रहा लंबे समय तक कि कोई भी शख्स 2 से ज्यादा कार्यकाल राष्ट्रपति के नहीं रखता था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस परंपरा को तोड़ा और वो 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हालांकि 4था कार्यकाल उनका पूरा नहीं हुआ, पर उसके बाद संविधान संशोधन करके 2 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कानूनी बना दिया। ट्रंप की जो शख्सियत है, क्या आप देखते हैं कि अगर ट्रंप आए तो आगे भी बने रहने के लिए उपक्रम कर सकते हैं? काल्पनिक सवाल है, पर कल्पनाएं ही तो आने वाले समय में साकार होती हैं, और व्लादिमीर पुतिन ने करके दिखाया, इसलिए आपसे पूछ लिया। क्या कहते हैं आप? जी नहीं, वहां पर देखिए व्लादिमीर पुतिन का था जो उन्होंने कहा, पहले तो कहा 2008 में जब आए, जो हम अपने संविधान को बदलेंगे जी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा और कोई और किसी को मैं राष्ट्रपति बना दूंगा, जी 4 साल तक वो रहेगा। तो उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा किया जो अब कंटिन्यूअसली 2 से ज्यादा आप नहीं बन सकते हैं जी परंतु अब फिर आए तो उन्होंने संविधान को ही बदल दिया। जी शी जिनपिंग ने, वो जब डेंग जाओपिंग थे, उन्होंने 2 कार्यकाल की अवधि निर्धारित की थी और वो चलता रहा, चाहे वो जियांग जमीन हुए, चाहे वो हु जिनताओ हुए वगैरह। परंतु अब शी जिनपिंग आए तो उन्होंने वो संविधान को बदल दिया, जो आप कब तक भी चल सकते हैं। तो देखिए, जो ऑटोक्रेटिक लीडर्स हैं, जो ऑटोक्रेटिक सोसाइटीज है, उसमें तो वो कर सकते हैं जी परंतु मैं नहीं समझता हूं जो इतनी जो एक तो डेमोक्रेसी में और दूसरा ऐसी सोसाइटी जो कि इतनी ज्यादा पोलराइज्ड हो जी और बिल्कुल ही इतना ज्यादा ध्रुवीकरण हो रखा है इस समय, और ऐसा नहीं लगता है जो आगे चलते हुए इस ध्रुवीकरण में कुछ कमी आएगी। दोनों पक्ष जो है वो उनके बीच में और ज्यादा तनातनी बढ़ने का ही आशंका है। जो भी इसमें रिजल्ट आता है उसको दूसरी साइड उसको नकारने में मेरे विचार से लग जाएगी। रिपब्लिकन तो यकीनन लग जाएंगे, जो भाई ये जो ठीक है हमसे अगर उनके विरुद्ध आता है तो ये चुनाव हमसे छीन कर लिया गया, हमसे चुरा कर लिया गया है, जी जो उन्होंने पहले कहा था 2020 के चुनाव को। और उन्होंने ये कह दिया जो अगर हम जीत गए तो हम ठीक है, अगर नहीं जीते हैं तो दोनों साइड ने बड़ी जबरदस्त अपनी लीगल टीम्स को तैयार किया हुआ है। और तो देखिए एक बात, जी जी चीज इसमें कर दी, एक बात भी इसमें यह है, जो अगर ये चुनाव डिसाइड होना है 100,000 वोट्स के द्वारा, जी तो कहीं पर बहुत कम मेजॉरिटी होगी, तो उसको चैलेंज तो दोनों साइड ही करेंगी। सॉरी, कानूनी लड़ाई अपनी जगह और सड़क पर लड़ाई अपनी जगह। जो कैपिटल हिल में 2021 में हुआ था, उसके दोहराने का कोई अंदेशा आपके जहन में, या आपको लगता है अतीत से सबक लेके रहेंगे, दोनों ही पक्ष ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव दुनिया देख पाएगी?
या सज्जनार साहब आशंकित हैं? हो सकता है पिछली बार से भी कुछ ज्यादा हो जाए। अगर क्रेडिबल होता है, अगर तो डिफरेंस ज्यादा होता है, पर्टिकुलरली इन बैटल ग्राउंड स्टेट्स में, बड़ी बैटल ग्राउंड स्टेट्स जैसे पेंसिल्वेनिया, उसकी 9 इलेक्टोरल सीट्स है, जैसे जॉर्जिया, उसकी 16 इलेक्टोरल सीट्स है, जैसे नॉर्थ कैरोलिना, उसकी 16 इलेक्टोरल सीट्स है। तो अगर इनमें बिल्कुल ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो कंक्लूसिव है, जो एक साइड विन किया है, और उसकी वजह से इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जो है एक साइड को मिल जाते हैं, तब तो मेरे विचार से इतना ज्यादा वो नहीं होगा, लीगल रैंगलिंग नहीं होगी। परंतु अगर डिफरेंसेस कम है और फिर ऐसे लगता है जो एक स्टेट अगर इधर हुई या उधर हुई, पेंसिल्वेनिया सबसे बड़ी स्टेट है बैटल ग्राउंड स्टेट्स में, 19 उसकी इलेक्टोरल वोट्स हैं, तो अगर ऐसे लगता है जो ये स्टेट अगर एक तरफ गई तो वो जीत जाएंगे, एक दूसरी तरफ गई तो वो जीत जाएंगे, तो तब यकीनन इसमें लीगल रैंगलिंग्स हो सकती हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये पहले ही कह दिया है जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर मेरे विरुद्ध आया, क्योंकि वो कहते हैं जो अगर भगवान आएगा यहां पर वोट काउंट करने के लिए तो हम तो बिल्कुल जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जो ब्लू स्टेट्स हैं, उसमें भी हम जीत जाएंगे अगर भगवान आएंगे। तो मतलब उनका ये कहना है जो अगर ठीक तरीके से काउंटिंग हुई तो हमारे विरुद्ध कोई नहीं खड़ा हो सकता, हमारे विरुद्ध कोई नहीं जीत सकता। काउंटिंग पे तो मैं आऊंगा, लेकिन आपने चूंकि भगवान की बात कर दी, तो यूं तो धर्मनिरपेक्षता की बात बड़े बड़े स्तर पर होती है, लेकिन अमेरिका के चुनाव में भी चर्च की दखलंदाजी को लेकर बातें आती हैं। चर्च की भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी आपकी? जी बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। देखिए वहां पर धर्मनिरपेक्षता तो होती है, परंतु जब वो अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है जी वहां पर, तो वो बाइबल के ऊपर ही उनका हाथ रखकर वो, तो देखिए वहां पर बहुत, मैं समझता हूं जिस प्रकार से वो सिस्टम इवॉल्व हुआ है, बहुत ही विरोधाभास है। जी तो वहां पर ये तो बिल्कुल वो भगवान के ऊपर भगवान की शपथ लेकर वो करते हैं। हमारे यहाँ मतलब और देशों में मैं उदाहरण मतलब ये कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, जी परंतु फिर भी और जगह वो हर तरीके से भगवान का या धर्म का कोई भी प्रभाव वहां से वो निकालने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। जी लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में चर्च की कोई भूमिका? चर्च जिस तरफ जाती है, यकीनन देखिए कैथोलिक्स जो थे जी उनको, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट स्टेट है, जी तो कैथोलिक्स के विरुद्ध हमेशा यही माना जाता था जो वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ज्यादा वहां पर कैथोलिक्स नहीं है, ज्यादा वो प्रोटेस्टेंट स्टेट है। परंतु फिर भी हमने देखा है जो कुछ कैथोलिक जैसे कैनेडी जॉन एफ कैनेडी थे जी, जी वो बनकर आ गए थे। तो इसीलिए है भूमिका, ज्यादा लोग मेरे ख्याल से एक अपने को आइडेंटिटी साथ में जानते हैं अगर कैंडिडेट्स प्रोटेस्टेंट हो, परंतु फिर भी अगर इंडिविजुअल की कोई पर्सनालिटी ऐसी होती है या उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा होता है, तो फिर उसके ऊपर भी वो अपना काम कर सकते हैं। तो हमने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में सभी विषयों पर बातचीत कर लिया। अब आखिरी सवाल लेकर आता हूँ। हम भारत में हैं, विकासशील देश हैं, हमारे यहाँ चुनाव में तमाम मसलों पर बात होती है, पर पिछले 10-12 साल से जो बातचीत होती है ना, वो इस पर होती है कि चुनाव मतपत्र से होना चाहिए या मशीन से होना चाहिए, और इस पर भी हम काफ़ी डिस्कशन करते हैं। अमेरिका तो विकसित देश है, और विकसित देश में मतपत्र का इस्तेमाल, तो वहाँ पर कोई प्रत्याशी इस प्रकार का मुद्दा उठा रहा है कि देखो कितने गए पिछड़े टाइप के हम लोग तीसरी दुनिया के देश बनाए हुए हैं, हम आए तो ईवीएम से वोटिंग कराएंगे, ईवीएम की वोटिंग ही सबसे सही वोटिंग होती है। ऐसा कुछ वहाँ पर डिस्कशन में है, या दोनों ही पक्ष मानते हैं नहीं नहीं वोटिंग होनी तो कुल मिला के कागज पर ही चाहिए, मतपत्रों के माध्यम से होनी चाहिए, और दिन लगने चाहिए गिनती में? थोड़ा इस पर भी तो दृष्टि दीजिए ना सज्जनर साहब। जी देखिए हिमांशु जी, ऐसी बात है जो वहां पर जो एक इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, जो जी एक इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है और इलेक्शन के बारे में, और उसको अगर बदलना है तो बहुत ही मुश्किल की बात है। देखिए अगर एक तो आपने कहा ये मतपत्र पेपर ट्रेल होनी चाहिए या ईवीएम से होना चाहिए,
दूसरी बात है वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स को देखिए, आई थिंक दैट इज अ नेगेशन ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि 2016 में हिलरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट ज्यादा मिले डोनाल्ड ट्रंप से, परंतु इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स ऐसा है जो उनको डोनाल्ड ट्रंप को उसमें ज्यादा मिल गए तो वो उधर बदल गए। तो ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी के विपरीत बात हुई। जो आपको ज्यादा लोग देश में सपोर्ट करते हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे दर्शकों के लिए, थोड़ा इसको आप स्पष्ट कर पाएंगे, पॉपुलर वोट को और ये जो दूसरे वोट हैं इसके संदर्भ में, तो आगे लोग समझ पाए कि दरअसल वहां की चुनाव प्रक्रिया में है क्या। हमारे यहां तो सीधा है, जिसको जितने वोट मिले उसमें जिसको ज्यादा मिले वो जीता। यहां पर वोट ज्यादा मिल जाता है फिर भी व्यक्ति हार जाता है। एक रोचक है, थोड़ा इस रोचकता पर अगर आपसे स्पष्टता आ जाए। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे यहाँ तो जिसे कहा जाता है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट। जी। हमारे यहाँ तो जो भी जितने भी आप वोट कर रहे हैं उसमें जिसके सबसे ज्यादा आ गए वो अपना जीत गया उसमें। वहां पर बिल्कुल अलग चीज है। देखिए वहां पर ऐसा है, एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है जो लोअर हाउस है, हमारे यहाँ का लोकसभा है जी। और वहां पर वो जो वोट्स दिए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दिए गए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ दिया जाता है। तो वहां पर टोटल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 वोट्स हैं टोटल, जो उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं जी। तो हर स्टेट में इतना तो होता है, परंतु उनका सेनेट भी एक है जिसमें कि 100 मेंबर्स होते हैं। हर स्टेट का 2-2 मेंबर होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, सेनेट 2 वोट्स, 2 मेंबर्स, 2 सेनेटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना पॉपुलेशन है। तो ये 435 को 100 मिला लीजिएगा क्योंकि उनके 50 स्टेट्स हैं तो 100 सेनेटर्स हो गए। सो 435 प्लस 100 535। 535 में 3 और इलेक्टोरल वोट्स होते हैं वॉशिंगटन डीसी के जो कैपिटल सिटी है जी। तो मतलब टोटल हो गया हिमांशु जी 538 जी। तो जिसी भी पार्टी को इसके आधे से ज्यादा मिल जाता है, मतलब 270 मिल जाता है, तो मतलब वो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स तो वो जीत जाते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स ऐसे होते हैं जो जैसे अब कैलिफोर्निया में है जी, वहां पर लोग गए, वहां की जो सीट्स हैं 54 सीट है फॉर इंस्टेंस, तो वहां पर लोग वोट करते हैं, इंडिविजुअली लोग वोट करते हैं। मतलब वहां की पॉपुलेशन, पूरी देश की पॉपुलेशन है करीब 300 मिलियन, 30 करोड़। वहां की जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो करीब 190 मिलियन है, 19 करोड़ है। वो जाकर अपना वोट करते हैं। अब सपोज मैं एज एग्जांपल देता हूं, अगर 100 लोग हैं वहां पर वोट करने वाले, उनमें से 60 लोगों ने दिया डेमोक्रेट्स को जी, 40 लोगों ने दिया रिपब्लिकन को। तो जो 54 की 54 सीटें हैं जी, जो 54 की 54 सीटें हैं वो वाली उनके पास चली जाएंगी, वो डेमोक्रेट्स के पास चली जाएगी जी। वो उसके ऊपर उनका कोई ये नहीं है जो उनका डिवीजन हो जाएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इसमें जो 50 स्टेट्स हैं उसमें 48 स्टेट्स में यही है विनर टेक्स ऑल, जिसको जो जीता फर्स्ट पास द पोस्ट उसको सारे इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स मिल जाएंगे। खाली 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां की थोड़ा बहुत प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, वो छोटी स्टेट्स हैं, एक नेवाडा है और एक मेन है, पर उनको अलग रखिएगा। तो इसमें देखते हैं अब दोनों पार्टीज, जैसे मैंने कैलिफोर्निया की बात कही, दोनों पार्टीज अपने 54 इलेक्टोरल कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लेगी जी। तो फिर जब हो जाता है 5 नवंबर को ये वाली जब सारी मतगणना हो जाती है और मालूम चल जाता है जो कहां पर कौन से जीते हैं, तब इनकी मुलाकात होती है दिसंबर में वॉशिंगटन डीसी में। और सब ये इलेक्टोरल कॉलेज वोटर्स जो आते हैं वो वहां पर आकर मिलते हैं और वो फिर अपना वोट देते हैं जो वो कौन से राष्ट्रपति को सपोर्ट करना चाहते हैं। उस इलेक्टोरल कॉलेज में जिसको 270 या उससे ऊपर की वोट मिलती है उसको फिर राष्ट्रपति चूज किया जाता है, बनाया जाता है, और 21 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में उसकी शपथ ग्रहण की सेरेमनी होती है। तो एक लंबी यात्रा है,
पर कुल मिलाकर अमेरिका के नागरिक कल अपने ही देश का नहीं बल्कि दुनिया के भविष्य के संदर्भ में भी आने वाले 4 सालों के लिए फैसला करेंगे। हमारी शुभकामनाएं अमेरिका के मतदाताओं के संदर्भ में। और बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनहर साहब, ऐसे नाजुक समय पर हमारे साथ इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज के सार्थक संवाद में इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे किसी नक्षत्र से, लेकिन अभी मुझे दीजिए याद।